आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिससे प्रश्न बनते हैं, इसको हम लेकर के आए हैं। इसमें इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले इसके भूमिका के बारे में समझेंगे, नामकरण कैसे हुआ इसके बारे में समझेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के किस किस चरण में डिवीजन हुआ है उसको समझेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार क्या था उसको भी समझेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किनके द्वारा की गई और में किनका महत्वपूर्ण योगदान था उसको भी समझेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की टाउन प्लानिंग एंड नगर योजना के बारे में समझेंगे, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रहे हैं उनके बारे में समझेंगे, हड़प्पाई लिपि के बारे में समझेंगे, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन एवं सिंधु घाटी सभ्यता की देन, साथ में उनका पतन भी हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। मेरी कोशिश रहेगी एक ही वीडियो के माध्यम से हम तमाम चीज़ों को समझ पाएँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में परिचय को समझते हैं। अच्छा, भूमिका क्या थी इनका, सोच समझिए। सबसे पहले सबसे बरसों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं शताब्दी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी। जैसा कि आपको पता है, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, लोग इस सभ्यता के बारे में परिचित थे ही नहीं, यानी अपरिचित थे। विद्वानों का यह मानना था कि सिकंदर के आक्रमण से पूर्व, यानी सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था, 326 ईस्वी पूर्व, के पूर्व भारत में कोई सभ्यता भी नहीं थी, यानी सिकंदर के आक्रमण से पहले भारत में कोई सभ्यता विकसित नहीं थी, ऐसा विद्वानों का मानना था। लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुआ। 20वीं सदी के तीसरे दशक में आप कहें तो दो पुरातत्व शास्त्रियों का नाम आता है खुलकर सामने। वह नाम था दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दो नाम आप याद रखिएगा, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की, जबकि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पूरा वस्तुएं प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण से पूर्व भी एक सभ्यता थी जो कि अपने समय की सभ्यताओं में सबसे विकसित सभ्यता थी। आपने सुना होगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन सभ्यता थी, लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूजन थी विद्वानों में, तो यह सब क्लियर हो गई कि सिकंदर के आक्रमण से पूर्व भी एक विकसित सभ्यता थी जिनका नाम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के रूप में विकसित हुआ। और दो महारथियों के द्वारा, वे दो महारथी कौन थे, यानी पुरातत्व शास्त्री कौन थे, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। चलिए, इस पैराग्राफ में हम एक दो नाम को समझ पाए। चलिए अगले इसके बारे में समझते हैं कि समय के साथ जैसे जैसे परिवर्तन हुआ उसमें जॉन मार्शल का नाम, सर जॉन मार्शल का नाम आता है। याद रखिए, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में उत्खनन का काम शुरू हुआ और बहुत सारी सामग्रियां प्राप्त हुई। आपको पता है, इतिहास को जानने के सोर्स में पुरातात्विक स्रोत जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। उत्खनन से प्राप्त अवशेष के आधार पर इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। याद रखिएगा, पुरातत्व के द्वारा जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, अथवा इसमें जो मुख्य स्थल प्राप्त हुए थे वह हड़प्पा थे, उनके नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा मुख्य स्थल थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कहा गया। चलिए अब इस नामकरण के बारे में समझते हैं। इनका नामकरण कैसे हुआ, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था बहुत ही विस्तृत और व्यापक था। शुरुआत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई जो हुई, इससे इस सभ्यता के प्रमाण मिले थे। विद्वानों ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया क्योंकि ये क्षेत्र सिंधु नदी और उनके सहायक नदियों के क्षेत्र के बीच में आते थे। तो दो महत्वपूर्ण बातें हो गई, चूँकि यह सिंधु नदी और उनके सहायक नदियों के क्षेत्र के समीप थे, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। और जबकि मुख्य पहला जो प्रमुख स्थल खोजे यानी प्राप्त हुआ उनका नाम हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी जाना गया। ये क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते थे, आपको जैसे पता हो गया। बाद में बहुत सारे स्थल भी प्राप्त हुए, जैसे रोपर हुआ, लोथल हुआ, कालीबंगा हुआ, बनावली हुआ, रंगपुर हुआ। ये सब क्षेत्र जो है इस सभ्यता के अवशेष जहाँ से प्राप्त हुए हैं इसका भी ऐतिहासिक महत्व है और सब उनकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। याद रखिएगा, इन सब स्थानों का विशेष महत्व है। इस सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र था वह हड़प्पा था, जिसके कारण से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। चलिए इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में समझते हैं। भौगोलिक विस्तार के बारे में समझने से पहले इसको आप समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण थे। पहला जो चरण था प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, जो 3300 ईस्वी पूर्व से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व तक था। दूसरा था परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता, जो 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक था। और जो तीसरा था उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, जो 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व तक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसके 3 चरण आपने देखे। 3 चरण कौन कौन, प्रारंभिक, परिपक्व और उत्तर। अब इसको एक कांस्ययुगीन सभ्यता कही गई थी। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि उस समय कांस्य के चीज़ प्रयोग में थे, इसलिए इसका नाम कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। व्यापार के क्षेत्र में विकास काफ़ी हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिले थे। उस समय पर मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। इस तरह से याद रखिएगा इन काल में इन चीज़ों का भी विस्तार होता नहीं। प्रारंभिक
हड़प्पाई सभ्यता के समय ये सब चीज़ देखने को मिली थी। दूसरा है कोट दिजी नामक स्थल, यह परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा, कोट दिजी 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता 2600 ईस्वी पूर्व से तक जो सिंधु घाटी सभ्यता थी अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। परिपक्व अवस्था का मतलब मैच्योर्ड से है। वैसा समय जब आदमी पीक पे होता है तो परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने के तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। वर्तमान में यह पाकिस्तान में है, तथा लोथल जो कि वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का भी आरंभ हुआ था 1800 ईस्वी पूर्व से। माना जाता है इसे 1700 ईस्वी पूर्व तक आते आते यह हड़प्पा सभ्यता के कई चरण यानी कई शहर भी समाप्त हो चुके थे। बाद में प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में भी इसके तत्व देखे जा सकते हैं। कुछ पुरातात्विक आंकड़े भी हैं जिसके अनुसार हम हड़प्पा काल का अंतिम समय भी पता कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं एक बार बताना चाहूँगा इनका भौगोलिक विस्तार कैसे हुआ था। भौगोलिक विस्तार की अगर बात करें तो सैंधव घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर यानी मांडा एक जगह है जहाँ तक फैला हुआ है, और दक्षिण में दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। तो यह सीमा याद रखिएगा, उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा जगह पे और दक्षिण में महाराष्ट्र दाइमाबाद तक फैला हुआ है। अगर पूरब की बात करें, पूरब में उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर तक है, और पश्चिम में जो है सुत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान पश्चिमी सीमा में है। याद रखिएगा, सुत कांगेडोर पश्चिमी भाग है, पूर्वी भाग आलमगीरपुर, उत्तरी भाग मांडा और दक्षिणी भाग दाइमाबाद है। अच्छा, इसके बारे में मैंने बताया था कुछ देर पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्युगीन सभ्यता थी जिसका प्रारंभ यानी उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी था। आपको पता होगा यह पाकिस्तान, वर्तमान जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान, इन इलाकों में इसका विस्तार था। सैंधव सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में आपने देखा मांडा से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक नर्मदा नदी के तट तक और पूरब में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुत कांगेडोर तक फैला हुआ है। यह उत्तर से दक्षिण तक लगभग इसकी लंबाई जो 1100 किलोमीटर है तथा पूरब से पश्चिम की अगर बात करें तो 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह अभी तक जितने भी स्थल खुदाई में प्राप्त हुए हैं उसमें 2800 स्थल ज्ञात हो चुके हैं। याद रखिए, अब इसके बारे में पता करने के लिए लगभग 2800 स्थलों का जानकारी प्राप्त कर लिया गया है। सिंधु घाटी इससे क्या प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार से यानी इनका जो स्वरूप था वह त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर शेप में है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इन सभी से प्रश्न, जितने भी तथ्य हम आपको बता रहे हैं, इन सभी से प्रश्न बनते हैं, इसलिए इन तथ्यों को बखूबी समझेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्वरूप था वह त्रिभुजाकार था, जिसमें लगभग उसका जो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बारे में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन का नाम आता है। चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में इसका सिंधु सभ्यता का यानी सैंधव सभ्यता का पता लगाया था, जिसका वर्णन 1826 में इसके बारे में पता लगाया चार्ल्स मैसन ने, लेकिन इसके बारे में वर्णन जो है वो 1842 में जो प्रकाशित पुस्तक है उससे प्राप्त होता है 1842 में। उसके बाद 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष, जिनका नाम मैंने कुछ देर पहले बताया था, सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के उस समय के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में पुरातत्वविद जो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, इनके द्वारा प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का क्रमशः खोज किया गया। यानी क्रमशः का मतलब जो नाम है इसका दयाराम साहनी, जिसने हड़प्पा स्थल की खोज की, और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो। अब इसी कारण से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। मैं इस चीज़ को बारी बारी से कितनी बार बोल चुका हूँ कि हड़प्पा स्थल पहली खुदाई में प्राप्त हुई जगह थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में ही राखालदास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी, जबकि हड़प्पा की खोज कब की थी? 1921 ईस्वी में। याद रखिएगा, कार्बन डेटिंग पद्धति है जिसके आधार पर हम किसी पुरातत्वविदों का उम्र पता करते हैं, वह किस समय उसका जन्म हुआ, कब से कब तक। इस तरह से इसकी जानकारी C14 के माध्यम से, रेडियो कार्बन 14 के माध्यम से, हम एक नई तकनीक थी जिनके माध्यम से हम पुरावस्तुओं के बारे में पता लगाते हैं, उनके काल निर्धारण करते हैं। तो वह निर्धारण से पता चला इसका जो काल था वह 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया। याद रखिएगा, इनका जो टाइम पीरियड था वह 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण के अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण उत्खनन में प्राप्त चीज़ थी वह थी मानव कंकाल। सबसे अधिक कंकाल जो है वह मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, सबसे अधिक मानव कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं।
और इससे यह निर्धारित हुआ कि सिंधु सभ्यता में 4 तरह की प्रजातियां निवास करती थी। वह 4 तरह की प्रजातियां कहाँ कहाँ से थी? तो एक भूमध्य सागरीय क्षेत्र से थी, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड थे, तीसरा अल्पाइन थे और चौथा मंगोलियाड थे। यानी सबसे अधिक जो प्रजाति थी वह कहाँ की थी? भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना की, यानी टाउन प्लानिंग की। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, याद रखिएगा, नगरीय सभ्यता थी जिसका ज्ञान उसके पुरातात्विक अवशेषों से एवं अनुसंधानों से प्राप्त हुई। जितने भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जगह हैं उनका पुरातात्विक साक्ष्य जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता है, जिनके आधार पर हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन था। याद रखिए, इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली, आज हम जो बना रहे हैं टाउन प्लानिंग हो रही है, उस ज़माने में भी इन्वायरमेंट के अनुकूल इसका जो है नगर नियोजन था और जल निकास की प्रणाली थी, ड्रेनेज सिस्टम अब उस समय उतना उत्कृष्ट था जिसका एक ऐतिहासिक महत्व है। आज भी हम समझ पा रहे हैं कि इन्वायरमेंट के अनुकूल था नगर नियोजन और साथ में जल निकास की प्रणाली उन्नत थी। सड़कें, अगर सड़कों की बात करें, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब बिल्कुल 90 डिग्री बना के सीधी सीधी आती थी। लगभग जितने भी सभी नगर थे वे 2 भागों में विभक्त थे, यानी शहर को 2 भागों में बांट दिया गया था। जो ऊंचा भाग था और एक निम्न भाग था। ऊंचे भाग में जो दुर्ग निर्मित थे, याद रखिए, प्रथम भाग जिसमें दुर्ग ऊंचे ऊंचे दुर्ग निर्मित थे, वह शासक वर्ग उसमें रहा करते थे। आजकल भी देखते होइएगा कि जितने भी ऑफिशियल्स क्वार्टर हैं उनका अलग है और जो आम जनता है उनका अलग। तो इस तरह से देखते होइएगा कि ये 2 भाग था। उस ज़माने में जो टाउन प्लानिंग थी 2 भागों में थी विभक्त। एक ऊंचा जिसमें दुर्ग निर्माण था, जिसमें राजा लोग निवास करते थे, जबकि दूसरी तरफ जो आम नगर आवास का क्षेत्र था, जो कि अपेक्षाकृत बड़े थे, लेकिन आमतौर पर यह सामान्य नागरिक के लिए, व्यापारी के लिए, जो शिल्पकार थे उनके लिए, कारीगर, श्रमिक, इस तरह के जो कॉमन पीपल उधर रिसाइड करते थे, रहा करते थे। सड़क के किनारे नालियाँ जो है ऊपर से ढकी होती थी। जब सड़क के किनारे जो नालियाँ बनी होती थी वो कवर्ड होती थी, ढकी हुई थी। घरों का जो गंदा पानी था वे सभी नालियों से होता हुआ नगर के मुख्य नाली में गिरता था। यानी कुल मिलाकर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अप टू द मार्क था। वह नगर नियोजन के साथ साथ उनकी जो नालियों की व्यवस्था थी, जल निकास की व्यवस्था थी, बहुत ही उम्दा किस्म की थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तथा साथ में आप कालीबंगा का भी नाम याद रखें कि नगर योजना लगभग एक ही जैसी थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, 3 नाम याद रखिएगा। इसकी जो टाउन प्लानिंग थी लगभग सेम थी। कालीबंगा और रंगपुर को छोड़ करके सभी में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। कालीबंगा और रंगपुर मात्र 2 ऐसे स्थल थे, इनको छोड़ करके सभी जगहों पे पक्की हुई ईंट, यानी कच्ची ईंट नहीं, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। बाकी अन्य जगहों पर कच्ची ईंटों का भी प्रयोग हुआ था। आमतौर पर यह देखा गया था कि प्रत्येक घर में एक आंगन होता था, एक रसोई घर होती थी और एक स्नानागार होता था। यानी जो आज हम घर की जो ज़रूरतें हैं, आंगन होना, रसोई घर होना, बाथरूम होना, इस तरह से स्नान घर, रसोई घर और आंगन हुआ करता था। अधिकांश घरों में तो देखा गया था कि कुएं के अवशेष भी मिले, कुआं भी निर्मित था। कुआं जो कि पानी का सोर्स हुआ करता था उस समय। बड़े बड़े भवन जितने भी थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशेषता बतलाते थे। जितने भी बड़े बड़े भवन बने थे उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कालीन विशेषता देखने को मिलती थी। उसका उद्देश्य क्या था कि जो एक्चुअली हड़प्पा के नगर जो थे उसके चारों ओर मतलब किलेबंदी की गई थी, जिसका मकसद एक ही था कि चोर, लुटेरे और जो पशु चुराने वाले थे इन सबसे बचना। यानी वे आसानी से किसी चीज़ को उठा करके नहीं ले जा सकते थे, यानी उनके सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा गया था। इस तरह से उसका निर्माण किया गया था। मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है वह सैंधव सभ्यता का एक अद्भुत निर्माण था। याद रखिएगा, विशाल स्नानागार वो एक अद्भुत निर्माण था। और जबकि स्नानागार की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिए कि स्नानागार एक अद्भुत निर्माण था और जबकि जो अन्न के जो भंडार थे, अन्नागार थे, यानी जहाँ पर अन्न को स्टोर किया जाता था, वह बहुत बड़ी इमारत थी। याद रखना दोनों चीज़। दोनों के जो घर के जो दरवाजे थे वह दरवाजे और खिड़कियाँ, इसकी अगर बात करें तो घर के जो दरवाजे और खिड़कियाँ थी वह मुख्य सड़क जो मेन रोड होता था उधर ना खुल करके वह पीछे की ओर खुलती थी। यानी घर यानी कि जो दरवाजे थे और जो खिड़कियाँ थी वह मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके जो पीछे संकरी गलियाँ होती, मतलब जो पीछे के दरवाजे में खुलती थी, पीछे खुलती थी। कारण चूँकि लोगों का ऐसा मानना था कि जो आते फर्स्ट नज़र में सभी चीज़ एक नज़र में नज़र ना पड़ जाए, इसलिए ऐसा सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया था। जबकि लोथल में इसका ठीक विपरीत था। लोथल इसका अपवाद था। तो जो अपवाद वाले प्रश्न होते हैं ना, वह निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो अभी आपने क्या समझा कि जो घर के दरवाजे और खिड़कियाँ थी वह मुख्य सड़क पर
ना खुलकर गलियों की तरफ खुलती थी, जबकि लोथल में ऐसा नहीं था कि मुख्य सरकार दरवाजे जो हैं और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलती थी, लेकिन जो लोथल में इसका ठीक विपरीत था। आपने देखा कि लोथल में इसका ठीक विपरीत, यानी मुख्य सड़क की ओर ही दरवाजे और खिड़कियाँ खुलती थी, जबकि अन्य जगहों पे मुख्य सड़क की तरफ दरवाजे और खिड़कियाँ नहीं खुलती थी, गलियों की तरफ खुलती थी। या मकान बनाने की अगर बात करें तो जो मकान में जो ईंट प्रयोग हुए थे उनकी जो डायमेंशन थी वो 4:2:1। एक बार प्रश्न पूछा गया था, उसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात 4:2:1 था। याद रखिएगा, उनके ईंट जो प्रयोग किए गए थे, उनकी ईंटों की जो प्रकार आकार थी वह क्या थी, 4:2:1, 4:2:1 के रेशियो में उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई थी। अब इन बातों के बाद हम समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल कौन कौन थे जिनका अपना विशेष महत्व था इतिहास में। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल जिसके बारे में आप समझिए। सबसे पहले आप हड़प्पा के बारे में समझिए। हड़प्पा के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त हो गई कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हैं इसकी सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में हड़प्पा की गई थी। वर्तमान में यह किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे है और पंजाब के जो प्रांत है, पंजाब के प्रांत मोंटगोमरी, याद रखिए मोंटगोमरी जिले में स्थित है। हड़प्पा के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाईं तट पर है। यह कहाँ है, तो पंजाब कौन, हिंदुस्तान वाला नहीं, पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। स्टुअर्ट पिगट का नाम याद रखिएगा। स्टुअर्ट पिगट ने इस हड़प्पा को यानी अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। अर्ध औद्योगिक नगर, इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में इसको बताया है। सेमी इंडस्ट्रियल टाउन, याद रखिएगा, अर्ध औद्योगिक नगर कहा है किसने, स्टुअर्ट पिगट ने। यहाँ के एक निवासी जो थे उसका अधिकांश भाग जो है वह व्यापार में, टेक्निकल प्रोडक्शन में यानी तकनीकी उत्पाद में, धर्म के कार्यों में भी संलग्न था। याद रखना है कि एक विस्तृत जो इसकी जो विस्तार है उसमें दो बातें ध्यान में रखनी है कि यहाँ के लोग व्यापारी भी थे, तकनीकी उत्पाद में भी संलग्न थे और धर्म के कार्यों में भी संलग्न थे। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा है। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है और साथ में से जुड़वा राजधानी भी कहा था। याद रखना है। नगर की रक्षा के लिए रक्षा का भी ध्यान रखा गया था, सुरक्षा का। तो पश्चिम की ओर से एक दुर्ग का निर्माण किया गया था और यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 415 मीटर लंबी थी। चूँकि इन बातों को समझना जरूरी है कि उनका सुरक्षा का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, तो उनका सुरक्षा जो बाहरी आक्रमणों से बचना था उसका भी ध्यान रखा गया था, जिसके लिए दुर्ग निर्माण किया गया था, जिसकी लंबाई लगभग 415 मीटर लंबी और पूरब से पश्चिम तथा 195 मीटर चौड़ी थी। याद रखना है। अब मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो जो दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त कुछ अवशेष जो हैं या वस्तुएं हैं उसका भी नाम याद रखिए, जगह इससे डायरेक्ट प्रश्न बनता है। इससे कब्रिस्तान R37 की जानकारी प्राप्त हुई है, समाधान पेटिका की जानकारी प्राप्त हुई है, शंख का बना हुआ बैल भी, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जो उसे उर्वरता की देवी कहा गया था, गेहूं और जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक का चिन्ह, चक्र, सीपी का पैमाना, इस तरह के जो महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं वह कौन जगह था, तो हड़प्पा। तो हड़प्पा से इन महत्वपूर्ण स्थलों को एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि कब्रिस्तान R37, समाधान पेटिका, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, गेहूं और जौ के दाने, अन्नागार और स्वास्तिक तथा चक्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सीपी का पैमाना भी, यह सब हड़प्पा के स्तर से प्राप्त हुई चीज़ें थी जिनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है और इसे प्रश्न भी बनते हैं। मोहनजोदड़ो की अगर बात करें, मोहनजोदड़ो का जो एक्चुअली यह सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता था मृतकों का टीला। यह एक्चुअली वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर है। एक प्रश्न कन्फ्यूजन वाला है यहाँ पर। मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जबकि हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम इसकी खोज जो है राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो वह राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक थी, यानी डेमोक्रेटिक थी। उस समय भी देखिए डेमोक्रेटिक कंसेप्ट लोगों को पता था कि मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी वह जनतंत्रात्मक थी। वहाँ पर बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल, याद रखिएगा, सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्थल था वह बृहद स्नानागार था, जो खुले आंगन में एक जलकुंड या जलाशय बना हुआ था। तांबे और टीन
दोनों को मिलाकर कांसे निर्माण करते थे। तांबा और टीन जो कि अलवाय हुआ वह महत्वपूर्ण मजबूत भी होता है, तो उसका प्रयोग लोग लाते थे प्रयोग में। मोहनजोदड़ो में कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी पाई गई। जो ध्यान रखना है कि कांसे की मूर्ति यानी कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में मैंने बोला था, तो इस तरह से याद रखिएगा इतनी सारी बातें, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। वह क्या क्या कि मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त स्थल थे उनमें क्या प्राप्त वस्तुएं हुई, जिसमें बृहद स्नानागार, मातृदेवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी और सूती कपड़ा, पशुपतिनाथ की मूर्ति, इस तरह के सीपी की बनी हुई पटरी, गले हुए तांबे के ढेर, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य, मिट्टी का तराजू, इस तरह से ये महत्वपूर्ण जो है जो वस्तुएं यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करें चन्हूदरो की, तो चन्हूदरो भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था, स्थल जिसकी खुदाई हुई थी। यह स्थल मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर, लगभग याद रखिए कि मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में यानी साउथ ईस्ट में स्थित है चन्हूदरो। यहाँ पर इसकी जो सर्वप्रथम खोज जो की गई थी वह 1934 ईस्वी में की गई थी, और इनकी खोज जो है एन गोपाल मजुमदार, याद रखिएगा एन गोपाल मजुमदार के द्वारा की गई थी। कब? 1934 ईस्वी में। और याद रखिए कि यह मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। यह 1935 में, याद रखिए कि 1935 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था। चन्हूदरो एकमात्र ऐसा स्थल था, पूरा स्थल, जहां से वक्राकार ईंटें मिली है, वक्र के आकार की ईंटें मिली हैं। चन्हूदरो में किसी भी तरह के दुर्ग का अस्तित्व नहीं प्राप्त हुआ है। यह भी प्रश्न बनेगा कि कहाँ से कोई भी दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ है, तो चन्हूदरो से कोई भी दुर्ग नहीं मिला है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। यह एक औद्योगिक केंद्र था। यह क्या था? औद्योगिक केंद्र था, और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष भी यहाँ मिले हैं। अर्नेस्ट मैके ने यहाँ मनका बनाने का, मनका मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने का कारखाना, भट्ठी की खोज, भार या माप के बटखरे जिसको बोलते हैं बटखरा, जिसे हम मापते हैं, तौलते हैं, मुहर, इस तरह की चीज़ें भी वहाँ से प्राप्त हुई है। याद है कि एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ, चन्हूदरो से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक तो अलंकृत हाथी प्राप्त हुआ है, वक्राकार ईंट प्राप्त हुई हैं, कंघा, लिपस्टिक जो महिलाएं श्रृंगार संसाधन के रूप में यूज करती हैं, 4 पहियों वाली गाड़ी, अलंकृत हाथी, मनके, इस तरह की चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई है चन्हूदरो से। अब हम बात करेंगे कालीबंगा। कालीबंगा एक आयताकार, ध्यान रखिएगा, कालीबंगा एक राजस्थान में जगह है, गंगानगर। राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाईं ओर पर स्थित है, बाईं तट पर स्थित है, कहें आप। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह काले रंग की चूड़ियाँ होती है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष जी के द्वारा की गई थी, अमलानंद घोष जी के द्वारा की गई। और जबकि 10 वर्ष के बाद 1961 में बीबी लाल और बीके थापर, लाल एवं थापर याद रखते हैं, लाल एवं थापर के निर्देशन में यहाँ पर विस्तार से खुदाई की गई थी, और जहाँ से जोते हुए खेत यानी जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो याद रखिए इस चीज़ों में 3 चीज़ें कि जूते हुए खेत के साक्ष्य जो हैं वह कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और भवन निर्माण की अगर बात करें तो कच्ची ईंटों के द्वारा भवन निर्माण हुआ था। यहाँ पर अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले भी हैं। अलंकृत ईंट, तो ये जो स्थल हैं, इस स्थलों से प्रश्न बनते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हुई हैं और यह कहाँ हैं, और इनके खोज किनके द्वारा की गई। इस तरह के चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि यह कालीबंगा की हम बात करें, यह स्थल वर्तमान में राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के स्थित है, इनके किनारे स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, जिसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष जी के द्वारा की गई थी। और विशेष खुदाई जो है वह लाल एवं थापर, बीबी लाल एवं बीके थापर के निर्देशन में हुई थी, जहाँ से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं और भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ से अलंकृत ईंट भी प्राप्त हुए हैं। अगर हम साथ में और भी याद रखें तो जो शवों के जो संस्कार होते हैं, अंतिम अंत्येष्टि, वह 3 तरीक़ों से की जाती थी, इसकी भी जानकारी प्राप्त हुई है। पहला था पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण, तीसरा था दाह संस्कार। तो पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के प्रमाण वह कालीबंगा के स्थान से ही प्राप्त हुआ है।
तो इस तरह से कालीबंगा से कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या, तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि जुते हुए खेत के साक्ष्य, कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ, सूती कपड़े की छाप और साथ में मिट्टी के बर्तन, बेलनाकार मुहर, मिट्टी के खिलौने और जो प्रतीक के रूप में समाधि थी, जो 3 आपने नाम देखा, पूर्ण समाधिकरण की, आंशिक समाधिकरण की और दाह संस्कार के प्रमाण भी वहाँ से प्राप्त हुए हैं। 7 तरह की आयताकार वेदिकाएँ, अग्नि वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई हैं। तो इस तरह से महत्वपूर्ण स्थल और उनके जो कुछ अवशेष जो है वहाँ से प्राप्त हुए, इससे भी प्रश्न बनते हैं, जिनको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। अगली बारी है बनावली की। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित है। बनावली जो है वह हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित है। इस स्थल की जो खुदाई हुई थी वह 1973 ईस्वी में हुई थी, 1973 में। यह विष्ट जी ने किया था, R.S. विष्ट ने की थी इसकी खुदाई। इस स्थल से कालीबंगा की तरह ही जो हड़प्पाकालीन संस्कृति हैं उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगर आप बात करें तो वहाँ भी जल निकास की सुविधाएँ अच्छी नहीं थी। वहाँ पर जो जल निकास की सुविधाएं थी, अभी आपने पीछे पढ़ा था कि जल निकास के उत्तम प्रबंध थे, तो लेकिन बनावली ऐसा जगह था जहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव था। यहाँ पर जल निकास प्रणाली उतनी उन्नत नहीं थी। तो जो थोड़ा सा ट्रैक से हट के होता है तो बिल्कुल याद रखिएगा, बनावली में जल निकास प्रणाली का अभाव था। साथ में मिट्टी का बना हुआ हल मिला वहाँ से। बनावली से अधिक मात्रा में जौ मिला है। जौ याद रखिएगा, बनावली से कुछ महत्वपूर्ण चीज़, हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ और तांबे के वानाग्र इत्यादि चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये सब चीज़ें आपको मिली थी वहाँ से। अगर हम बात करें धौलावीरा की, तो जो धौलावीरा है यह गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। गुजरात के धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। इसकी खोज 1967 ईस्वी में जोशी जी के द्वारा की गई थी। J.P. जोशी, याद रखिएगा नाम, J.P. जोशी। वहाँ से एक महत्वपूर्ण चीज़ प्राप्त हुई कि जल संरक्षण की तकनीक, वाटर कंजर्वेशन की व्यवस्था। उस समय में देखिए कितने लोग उन्नत किस्म के थे कि उन लोगों को जल संरक्षण करने की तकनीक ज्ञात थी। धौलावीरा के जो निवासी थे वे जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे। नगर को 3 भागों में बांटा गया था। दुर्ग भाग, एक था मध्यम भाग और एक था निचला भाग। अभी आपने देखा दुर्ग जो ऊंचे जगह पर बना हुआ था, एक निचला भाग, एक मध्यम भाग। तो इस तरह से याद रखना है कि धौलावीरा में 3 तरह के नगर विभाजित थे, एक दुर्ग भाग, एक मध्यम भाग और एक निचला भाग। धौलावीरा से एक सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का एक स्टेडियम बोले आप, यानी तो खेल का मैदान भी मिला है। खेल का मैदान, तो धौलावीरा से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों में खेल का मैदान भी आप याद रखिएगा। तो ये स्थल जो थे ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के थे, इनसे प्रश्न बनते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक राखी गढ़ी है, सिंधु घाटी सभ्यता। राखी गढ़ी की बात करें, राखी गढ़ी भी था तो हरियाणा के हिसार ज़िले में, जो हरियाणा का जो हिसार ज़िला है वहाँ पर एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुआ, राखी गढ़ी, जहाँ से अन्न के भंडार करने के लिए जो घर बने थे, अन्नागार। और एक्चुअली यह आपको जानकारी बता दूं कि सन 2012 में इसको ग्लोबल हेरिटेज के लिस्ट में भी शामिल किया गया है। ऐसे विरासत स्थलों की सूची में से शामिल किया गया है जिसके नष्ट हो जाने का खतरा है। यानी वैसी स्थिति गांधी 2012 में बन पाई जब इनको, इस जगह को, पुरातात्विक स्थल को विरासत सूची में रखा गया ग्लोबल हेरिटेज फंड के तहत 2012 ईस्वी में। वह जगह कौन था? राखी गढ़ी, जो वर्तमान में हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। चलते हैं अब इस लिपि के बारे में पढ़ेंगे। इस लिपि से पहले आप समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य प्रमुख नगर और भी थे, जैसे कोटदीजी, रंगपुर, रोपर, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर। इन सब जगहों के बारे में आप एक बार समझ लीजिए। कुछ और भी नाम थे जो कि आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेना चाहिए। जैसे कोटदीजी हुआ, तो कोटदीजी जो है, याद रखिए, कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और यह पाकिस्तान का सिंध प्रांत में वर्तमान में स्थित है। दूसरा, रंगपुर की बात करें तो रंगपुर, यह जो है गुजरात के अहमदाबाद के पास का ज़िला है। रंगपुर यह भादर नदी के किनारे बसा हुआ है। और आलमगीरपुर की बात करें, यह हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो है मेरठ ज़िला, इनके स्थल जो है वहाँ पर वर्तमान स्थिति जो है मेरठ में, तो वह हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। एक अगला नाम और भी है, सुतकांगेडोर, यह दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे यह स्थित है। तो सुतकांगेडोर का भी नाम आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण स्थल थे और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें। अब हम बात करें हड़प्पाई लिपि के बारे में।
और जब विकसित हो गई थी तो वहाँ पर कुछ लिपि जो संपर्क साधने के माध्यम होते हैं, तो हड़प्पाई लिपि के बारे में हम समझें तो वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वह हड़प्पाई लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह थे, 64 मेन जो चिन्ह थे, सिंबल थे, जो कि सेल खड़ी की आयताकार मोहरें तांबे की गुटिकाओं पर मिलते हैं। अब इस लिपि का सबसे पुराना नमूना जो है वह 1853 में मिला था। अब उस 1853 में मिलने पर उस समय तो सारी जानकारी प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उस साक्ष्य जो है कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन उस जो है समय के साथ उनको पढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाया गया है, पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि को हम चित्रात्मक भी कहें या पिक्टोग्राफिकल कहें, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। याद रखिएगा, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। आपने सुना होगा खरोष्ठी लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, इसी तरह यहाँ की लिपि भी जो थी वह चित्रात्मक थी और जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को बुस्ट्रोफेडन कहा गया था। इसमें सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार एवं मछली के प्राप्त हुए हैं। इस चित्र में आप देखें यू और मछली के चित्र विशेष रूप से प्रयुक्त हुए हैं। इस तरह से याद रखिएगा, हड़प्पाई लिपि से इतनी सारे फैक्ट जो हैं। मुख्य रूप से हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, जिसमें 64 मूल चिन्ह थे, और इसका सबसे पहला साक्ष्य जो है 1853 में मिला था, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसमें यू और मछली के चित्रों का विशेष प्रयोग किया गया है। अच्छा, सामाजिक जीवन की अगर बात करें आप सामाजिक जीवन में सिंधु घाटी से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उससे उस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान तो लगा ही सकते हैं आप, क्योंकि उससे पता चलता है कि वहाँ की सामाजिक गतिविधियाँ, सामाजिक स्थिति कैसी थी। अब ऐसे समझा गया कि वहाँ पर परंपरा के अनुसार या परंपरागत तौर पर समझें, वह परिवार जो है एक समाज की इकाई जो होती थी वह परिवार होती थी, और मातृ देवी की पूजा और मुहर पर अंकित चित्र से यह प्राप्त होता है कि वहाँ के लोग जो है वह निश्चित रूप से मातृसत्तात्मक परिवार सोच के थे। यानी वहाँ का समाज था वह संभवतः मातृसत्तात्मक था, और विद्वान, पुरोहित, योद्धा, श्रमिक वर्ग की मौजूदगी हुआ करती थी, और आवासों की संरचना में जो आर्थिक विषमता देखने को मिलती थी। आर्थिक विषमता का सेंस क्या समझेंगे आप, कि जो अमीर थे उनका घर अलग, और जो गरीब थे उसे जो आज भी हम जो सामाजिक को देखने के बाद, किसी के घर, किसी वस्तु देखने के बाद हम अंदाज़ा लगा पाते हैं कि यहाँ की सामाजिक स्थिति क्या होगी, ठीक उस समय भी वैसे ही कुछ मिली जुली थी। हड़प्पाई समाज की अगर बात करें तो वह साज सज्जा पर विशेष ध्यान दिया करते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों भी आभूषण पहना करते थे, और वे एक्चुअली आभूषण पहना करते, पुरुष भी और स्त्री भी। अभी आपने पीछे सुना था चन्हू से जो श्रृंगार प्रसाधन है, एक लिपस्टिक, उसके साक्ष्य मिले थे। लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। जो सूती गर्मी के दिनों में और ऊनी जाड़े के दिनों में आप देख रहे हो, तो उस ज़माने में भी सिंधु घाटी के लोग सूती और ऊनी दोनों तरह के कपड़े पहना करते थे। लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, यानी लोग उस समय भी मांसाहारी थे और शाकाहारी भी थे। लोग मनोरंजन के लिए जो ताश चौपर खेला करते थे, पासा वगैरह सब मनोरंजन का भी साधन था। और समाधिकरण की बात आपने देखा, आंशिक समाधिकरण भी था, पूर्ण समाधिकरण भी था, और दाह संस्कार भी था। लोगों को माप तौल की प्रणाली का ज्ञान भी था, मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते थे, गणित के बारे में भी जानकारी थी उनको, धातु निर्माण के संबंध में जो अभी अलवाई की बात कर रहे थे हम, जो कांसा का निर्माण करते थे। तो इस तरह से उनको वहाँ के लोग जो थे वह इन सब चीज़ों का ज्ञान रखा करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे युद्ध प्रिय कम, यानी युद्ध प्रिय का मतलब क्या हुआ, शांति प्रिय थे। जो युद्ध प्रिय कम होगा वो क्या होगा, शांति को पसंद करने वाले। तो वहाँ के लोग शांति प्रिय थे। श्रमिकों की हालात अगर बात करें तो वह उन्होंने समझ गया कि अब जो श्रमिकों की हालात कैसी थी, कि वह एक तरह से गुलाम का जीवन, यानी दास प्रथा वहाँ पर देखने को मिला था। गुलाम दास प्रथा को उन्होंने स्वीकार किया था। यह भी वहाँ की सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषता के रूप में समझा जाए, यानी यह वहाँ की वस्तु स्थिति थी जिसको हमने आपसे परिचय करवाया। चलिए अब हम बात करेंगे राजनीतिक जीवन की, पॉलिटिकल जीवन की अगर बात करें राजनीतिक जीवन में, कि वहाँ पर राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट रूप से साक्ष्य नहीं मिला है, और वहाँ पर लोग व्यापार की ओर, वाणिज्य की ओर आकर्षित तो थे, लेकिन ऐसा कोई संगठन देखने को नहीं मिला, उसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती। शासन व्यवस्था की भी बात करें, उसमें व्यापारी वर्ग की भूमिका जो है विशेष महत्वपूर्ण हुआ करती थी। शासन में व्यापारिक वर्ग विशेष महत्वपूर्ण रोल प्ले करते थे। और मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो वहाँ की जो शासन जो थी वह जनतंत्रात्मक थी,
याद रखिएगा। जनतंत्रात्मक मतलब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, जबकि वैसा मानना था कि जो व्हीलर, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना था, उसमें धर्म का विशेष महत्व था, ऐसा भी बताया गया व्हीलर के अनुसार कि वहाँ पर शासन के लोग जो थे वो जनतात्मक शासन में तो थे, लेकिन धर्म के विशेष इंपॉर्टेंस को भी लोग प्राथमिकता दिया करते थे। ये थी राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। अब हम बात करेंगे आर्थिक जीवन की। वहाँ के लोग आर्थिक रूप से कैसे थे, उनका जीवन यापन कैसे चलता था। आपको जानकारी होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ही उन्नति वाले थे। उनका प्रमुख उन्नति का कारण जो था वह कृषि और व्यापार था। यानी वहाँ के लोग कृषि भी करते थे और कृषि से अधिक उत्पाद करने के बाद उसे व्यापारिक रूप में कन्वर्ट कर देते थे। व्यापार और कृषि दोनों मुख्य उनका व्यवसाय था, और जिससे उनका आर्थिक जीवन बहुत ही सुदृढ़ था। इस काल की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो जैसे कृषि अधिशेष, जो कृषि से जो फालतू अवशेष बचता था, और पशुपालन से अलग अलग कामों में जो दक्षता हासिल कर रखे थे, उससे विदेशी व्यापार पर आधारित जितने भी लाभ की चीज़ थे उन सब से, जिसके व्यापार जो है वह विस्तृत थे, जिसके कारण से इनका आर्थिक जीवन बहुत ही सराहनीय था। सिंधु क्षेत्र जो है वह बहुत ही व्यापारिक दृष्टिकोण से अव्वल था, जिसमें आपने सुना होगा मिस्र, मेसोपोटामिया, जो मध्य एशिया, इन सब से इनका व्यापार हुआ करता था। सिंधु सभ्यता के जो कुछ बंदरगाह है जिसका ऐतिहासिक नाम है, वह नाम था लोथल, रंगपुर। ये सब जो लोथल, जो कि अभी आपने गुजरात में है, ऐसा आपने देखा, रंगपुर, सुत कोटदा, इस तरह से जगह जो है ये सब प्रमुख बंदरगाह थे, जहाँ से व्यापारिक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के माप की जो बात करें तो वहाँ जो दशमलव प्रणाली और माप तौल के लिए 16 इकाइयों का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे चीज़ जिसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि जैसे वे लोग खेती करते थे, उसमें गेहूं, जौ, मटर, राई, तिल, इस सब के जो खेती करते थे। और इससे पहले जो है कपास, इसका भी ज्ञान प्राप्त था उनको। आपको जानकारी की बात बताऊं, लोग वहाँ के लोग तरबूज, खरबूज, नारियल, ये जो नींबू, केला, इस सब से भी परिचित थे। यहाँ का जो प्रमुख खाद्यान्न फसल था वह गेहूँ और जौ था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो सिंधु घाटी के मुख्य खाद्यान्न फसल कौन थे, तो गेहूँ और जौ। और जहाँ तक खेती करने के लिए जो औजार यूज़ करते थे वह कांसे के औजार हुआ करते थे। उसमें जो कांसा विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखा है। कांसा, लकड़ी के हलों का प्रयोग भी करते थे लोग, याद रखिएगा, लकड़ी के हल का भी प्रयोग किया करते थे। और वहाँ के लोग जो कृषि के लिए, कृषि पदार्थ होता था, उसके लिए ग्रामीण क्षेत्र से जो भी चीज़ें प्राप्त होती थी उन सब को लोग प्रयोग में लाते थे। जो अन्न के लिए भंडार करने के लिए जो जगह बनाई गई थी वह नदी के किनारे ही बनाई गई थी, ताकि उसका ट्रांसपोर्टेशन आसानी से किया जा सके। और कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी काफ़ी विकास हुआ था। कृषि कार्य में लोग इन्वॉल्व थे, व्यापार में इन्वॉल्व थे, परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कुंवर वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, सुअर, कुत्ते आदि सब का भी प्राप्त जानकारी वहाँ से प्राप्त होती है। अब एक इम्पोर्टेंट बात और, गुजरात के लोग जो हाथी भी पालते थे, गुजरात के लोग जो थे वे हाथी भी पाला करते थे। तो ये थी बातें आर्थिक जीवन से जुड़ी हुई। और हम बात करेंगे धार्मिक जीवन की। तो जो धार्मिक जीवन की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी धर्म के प्रति भी उतना विशेष रूप रखा करते थे। वह क्या था, ईश्वर की पूजा मानव के रूप में, ध्यान रखिए, ईश्वर की पूजा करते थे। मानव, वृक्ष, पशु, देखिए, मानव के रूप में, वृक्ष के रूप में और पशु के रूप में, मानव के रूप में, वृक्ष के रूप में और पशु, तीनों रूप में जो सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वह ईश्वर की पूजा करते थे। लोग भूत प्रेत को, तंत्र मंत्र को भी मानते थे। वो जादू टोना में भी विश्वास करते थे। आपको पता है कि बलि प्रथा के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है वहाँ से। बलि प्रथा मतलब जानवरों की बलि दी जाती थी। मातृदेवी, जो पशुपतिनाथ का मंदिर जो आप देखें, पशुपतिनाथ की पूजा, लिंग एवं योनि की पूजा, जो ये सब चीज़ें, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि वे धार्मिक रुचि भी था उनके पास, कि वहाँ के लोग धर्म में भी विश्वास किया करते थे। और जो विशाल स्नानागार होता था, आज भी आप देखते हैं कि मंदिर के किनारे जो तालाब बना दिया था उसमें स्नान करके लोग पूजा करने जाते हैं, वैसा ही सोच उस समय भी था कि विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः जो है धार्मिक अनुष्ठान के लिए ही होता था। सूर्य पूजा में एक्चुअली सबका विशेष योगदान था। अग्नि का, स्वास्तिक के चिन्हों का प्रयोग किया जाता था धार्मिक जगहों पे या किसी शुभ काम में। स्वास्तिक का चिन्ह और चक्र, सूर्य जो है पूजा के प्रतीक थे। सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वह पुनर्जन्म में भी विश्वास किया करते थे। पुनर्जन्म यानी फिर से जन्म होता है। मृत्यु के बाद जो है दाह संस्कार के जो 3 तरीके प्रचलित थे, जिसके बारे में बताया मैंने, पूर्ण समाधान, समाधान और आंशिक समाधान और कलश समाधान। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान, 3 तरह के दाह संस्कार के तरीके प्रचलन में थे। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर कहें तो मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से ही होता है। याद रखना है आपको कि सिंधु सभ्यता से ही मूर्ति पूजा की प्रारंभ की गई।
और सबसे पहले एक मृण्य मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकल कर दिखाया गया जो कि उर्वरता की देवी का प्रतीक है। इसकी भी जानकारी हड़प्पा से ही प्राप्त होती है। तो इस तरह से याद रखें आप कि धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन को आप समझ गए कि सिंधु सभ्यता के लोग कैसे किस तरह से यहाँ पर अपने आप को विकसित थे और किस तरह से उनकी वस्तुस्थिति उसको समझे आप। अब हम समझेंगे सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। पतन, चूँकि सिंधु सभ्यता के पतन के कारण का मतलब क्या है, वह कैसे खत्म हुई। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति की तरह ही इस पतन के लिए अनेक विद्वानों का अलग अलग मत था, यानी वह सब एक कोई कारण पर वह एकाग्रचित नहीं हुए और सब लोगों ने अपना अलग अलग विचार दिया, जिसमें स्पष्ट हुआ कि सिंधु सभ्यता तो विकसित हुई थी लेकिन उनका क्रमिक पतन भी हुआ। वह एक नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई। शुरुआत में नगरीय सभ्यता थी, बाद में एक ग्रामीण सभ्यता की ओर पहुंची। अब इसमें अलग अलग विद्वानों का मत अलग अलग था, इसलिए कुछ विद्वानों के नाम हम पढ़ लेते हैं और जब उसको उससे प्रश्न बनते हैं तो याद रखिएगा। कुछ विद्वानों का मानना था कि यह बाहरी आक्रमण और आर्य जो श्रेष्ठ कहे गए उनके आक्रमण के द्वारा इस सभ्यता खत्म हो गई। तो बाहरी आक्रमण और आर्य के कारण खत्म होने का एक नाम दिया था गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर ने। व्हीलर और चाइल्ड के अनुसार कहा गया कि सिंधु सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण के कारण हुआ है। जॉन मार्शल का मानना था कि वह बाढ़ के कारण यह सभ्यता खत्म हो गई, खत्म दह गई। जलवायु परिवर्तन के कारण जो अमलानंद घोष जी थे उनका कहना था कि जो क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसा हुआ कि यह सभ्यता पूर्ण रूपेण खत्म हो गई। जो जल प्लावन, बाढ़ के कारण कहें या भूतात्विक परिवर्तन के कारण बोलें, साहनी जी का कहना था। और जॉन मार्शल ने बोला कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव शिथिलता के कारण, प्रशासनिक शिथिलता के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। जबकि आर कैनेडी जी का कहना था कि प्राकृतिक आपदा जैसे मलेरिया, महामारी, इस तरह के जो आपदा के कारण यह सभ्यता खत्म हो गई। यानी इनके पतन के बारे में कोई अप्रोप्रिएट रीजन किसी एक मद पे जो है सभी विद्वान सहमत नहीं हो पाए, सभी ने अपने अपने विचार दिए।